हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके लीगोलॉजी। मैं राहुल लोहिया आज आपको इस वीडियो में आईपीसी के सेक्शन 498A के बारे में बताऊंगा। यह सेक्शन आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है। तो इस सेक्शन का बीएनएस में किस सेक्शन में इंटीग्रेशन किया गया है या बीएनएस में किस सेक्शन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। प्लस इससे रिलेटेड कुछ केस लॉस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम आज क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 498 क्या कहता है, इसकी क्या डेफिनेशन है वो सब, और उसके बाद हम क्रुएल्टी की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। क्रुएल्टी होती क्या है और हु कैन बी चार्ज, मतलब किस पे ये सेक्शन के थ्रू हम चार्ज लगा सकते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। और उसके बाद जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट कितनी हो सकती है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, उसके बारे में भी जानेंगे। और उसके बाद हम कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस, क्या यह कॉग्निजेबल है या नॉन वेलेबल ऑफेंस है, इसके बारे में देखेंगे। और इसकी सेक्शन 498A की फाइलिंग किस तरह से होती है और इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या है उसको जानेंगे। क्रिटिसिज्म इसका क्यों होता है, आजकल बहुत ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद लीगल रेमेडीज़ क्या है एक्यूज के पास। मान लो कोई पुरुष को इसके अकॉर्डिंग गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास लीगल रेमेडीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद अदर रिलेटेड लॉज कौन कौन से हैं, जैसे डोरी एक्ट है हमारा, और भी अदर रिलेटेड एक्ट्स है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। और एट लास्ट बीएनएस प्रोविजंस और जो इम्पोर्टेंट केस लॉ हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। आईपीसी सेक्शन 498, इसकी बैरक में जो डेफिनेशन दी है, बैरक लैंग्वेज जो है वो इस तरीके से यहाँ पर दी गई है। तो ये आईपीसी सेक्शन 498A, इससे पहले क्या होगा 498A होगा। तो 498A को क्यों इंसर्ट किया गया था, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी हमें आईपीसी में इंसर्ट करने की, इसके पीछे का एक हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेते हैं। कि हमारे यहाँ पर जो संस्थाएं होती है, मतलब मैरिज को एक संस्था का दर्जा दिया जाता है। तो मैरिज जो है वो मैरिज में हमारे जो हिंदू लॉज है और जो भी इंडियन कल्चर है उसके अंदर इसको एक पवित्र रिश्ता माना गया है। और इस पवित्र रिश्ते में मतलब ये माना जाता है कि शादी के बाद जो भी थोड़ा बहुत झगड़ा होते हैं या मनमुटाव होते हैं तो नॉर्मली है, वो हस्बैंड वाइफ के बीच ही है, इसमें कोई क्रुएल्टी नहीं है, कोई हरासमेंट नहीं होता, ऐसा माना जाता था पहले। फिर जब 1983 में इसको आईपीसी में एक एज अ क्राइम के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। यह जो सेक्शन है 498A, यह हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली से रिलेटेड जो भी है उनके द्वारा हस्बैंड की वाइफ पर किए गए क्रुएल्टी या हरासमेंट के बारे में बताता है, उस कानून के बारे में हमें गाइड करता है। तो यहाँ पे क्रुएल्टी का मीनिंग क्या है वो इस सेक्शन में यह बैरक की लैंग्वेज में दिया गया है। क्रुएल्टी को हम यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर वुमेन को कोई सुसाइड करती है या उसको कोई ग्रेव इंजीरियस होता है या कोई डेंजर उसकी लाइफ को डेंजर में जाती है, इस तरीके का कोई भी नेचर ऑफ विलफुल कंडक्ट किया जाता है हस्बैंड या उसकी फैमिली के द्वारा, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रुएल्टी का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पे हरासमेंट के बारे में भी बात चलती है। तो यहाँ पे हरासमेंट के बारे में बताया गया कि वुमेन को अगर कोई मजबूर करता है, अनलॉफुल डिमांड क्रिएट करता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वैल्यूएबल सिक्योरिटी से रिलेटेड, और वह यह करने में फेल हो जाती है, तो यह जो होता है यह हरासमेंट होता है वुमेन के अगेंस्ट। अब चलते हैं हम सेक्शन 498 में देखते हैं। सेक्शन 498 में जो क्रुएल्टी के डेफिनेशन में कौन कौन सी क्रुएल्टीज आ सकती हैं, जैसे कि मेंटल क्रुएल्टी होती है, उसके मेंटल इमोशनल अब्यूज़ किया जाता है वुमेन को, थ्रेट दिया जाता है, ह्यूमिलेशन कॉजिंग मेंटल ट्रॉमा उसको फेस करना पड़ता है। फिजिकल क्रुएल्टी होती है, जैसे मतलब उसको फिजिकली हार्म किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, मारपीट की जाती है उसके साथ, है ना। और डोरी रिलेटेड भी हरासमेंट होता है। डोरी रिलेटेड मतलब प्रॉपर्टी की डिमांड की जाती है एनी अदर्स थिंग्स में। उसके बाद चलते हैं इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब किस पर यह चार्ज किया जा सकता है। हस्बैंड पे किया जा सकता है और हस्बैंड के रिलेटिव्स पे किया जाता है, मतलब कि वुमेन की इन लॉस पे किया जाता है। और यहाँ पर जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट कितना दिया जाएगा और कितना नहीं, इसके बारे में यह सेक्शन में बताया गया 498A में। जो पनिशमेंट है वो 3 ईयर तक हो सकता है इम्प्रिजमेंट, और फाइन जो है जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी वो फाइन भी लगा सकती है। उसके बाद यहाँ पर टाइम लिमिट के बारे में बात आती है। टाइम लिमिट क्या हो सकती है, अगर मान लो कोई भी वुमेन है, अगर वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एलिगेशन लगाती है अपने हस्बैंड या उनके इन लॉस पर,
तो उसमें क्या टाइम लिमिट हो सकती है, वो 3 ईयर्स हो सकती है। जो भी इंसिडेंट घटित हुआ है उस इंसिडेंट से टाइम फ्रेम से 3 साल तक का उसको टाइम मिलता है। उस 3 साल में वो उस घटना से रिलेटेड इस सेक्शन के अकॉर्डिंग FIR दर्ज करा सकती है। चलिए यहाँ पे जान लेते हैं हम क्या यह जो सेक्शन 498 है इसके अंतर्गत जो भी जो सज़ा है, जो मतलब जो गुनाह है वो क्या कॉग्निजेबल है या नॉन बेलेबल है। तो यहाँ पर जो यह गुनाह है वो क्या कॉग्निजेबल है, और उसके बाद यह नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। मतलब कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और यहाँ पर जो बेल मिलेगी वो किसके द्वारा मिलेगी, कोर्ट के थ्रू मिलेगी। आपको भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है इसलिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फाइलिंग एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो फाइलिंग क्या होती है, एक जो एग्रीड वूमेन है वो खुद भी फाइल कर सकती है, और उसके रिलेटिव्स जो भी ब्लड रिलेशन वाले हैं या मैरिज जिनके साथ मैरिज जिससे हुई है, मैरिज वाले जो फैमिली है वो भी कर सकती है, और एडॉप्शन जिसको भी एडॉप्शन किया है। और अगर इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है सच रिलेटिव्स, तो एक पब्लिक सर्वेंट है जो नोटिफाइड है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी कोई फाइल कर सकता है एज अ कंप्लेंट। इस सेक्शन के तहत पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती है। प्रोसिक्यूशन जो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है, उसके पहले ही पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज क्या है यहाँ पर, जो क्रिटिसिज्म होता है इसका मिसयूज़ का सेक्शन 498 के तहत, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। बहुत सारे फॉल्स केसेस आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस भी जारी की है टू इंश्योर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, है ना, टू बैलेंसिंग द सेक्शन 498A। तो चलिए देख लेते हैं, हम इसमें देखेंगे आगे केस लॉस में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है लीगल रेमेडीज़ क्या क्या उपलब्ध है, मतलब जो एक्यूज्ड है जिसके ऊपर मतलब इस सेक्शन के तहत आरोप लगाए गए हैं, तो उसके पास लीगल रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो उसके बाद सबसे पहले तो क्या एंटीसिपेटरी वो बेल ले सकता है, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो इसको कोर्ट के थ्रू ही एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी। उसके बाद ये फाइल कर सकता है क्वेश्चनिंग द प्रोसीडिंग इन द केस इज़ फॉल्स। ठीक है, मान लो केस गलत है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चनिंग फाइल कर सकता है, मतलब पिटीशन फाइल कर सकता है। उसके बाद अब हम देखते हैं जो अदर लॉस हैं जो इसके साथ रिलेट करते हैं सेक्शन 498A के साथ, कौन कौन से वो हैं लॉस। जैसे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, वो इससे को रिलेट करके हम देखते हैं इस सेक्शन को। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के साथ हम इसको कोलैबोरेट करते हैं इस सेक्शन को 498A को। चलिए अब देख लेते हैं BNS में जो ये सेक्शन क्रूएलिटी से रिलेटेड है, वुमेन के क्रूएलिटी से रिलेटेड, वो किस सेक्शन में मेंशन किया गया है। मतलब सेक्शन 498A को हमने BNS में कहाँ पर प्लेस किया गया है। तो सेक्शन 85 और सेक्शन 86 जो BNS का है, वहाँ पर हम जो हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली के द्वारा वुमेन पर जो क्रुएल्टी होती है उसके रिगार्डिंग हम वहाँ पे प्रोविजंस देख सकते हैं। सेक्शन 85 क्या कहता है, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग टू हर क्रुएल्टी। जो सेक्शन 498A था उसमें जो ये दोनों सेक्शन को उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, 85 सेक्शन 85 और सेक्शन 86 में। सेक्शन 86 में क्या क्रुएल्टी की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, वो ये जो डेफिनेशन है सेम एज 498A में जो दी गई है उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम वही है। उसके बाद हम चलते हैं इम्पोर्टेंट केस लॉस इस सेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से 498A से रिलेटेड इम्पोर्टेंट केस लॉस कौन कौन से। तो हमारा पहला केस है कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2000। इसमें क्या हुआ था, जो डिस्टेंस रिलेटिव थे, मतलब कि जो हस्बैंड के डिस्टेंस रिलेटिव थे उनके ऊपर केस फाइल किया गया था और रॉन्गली फाइल किया गया था, उसके ऊपर बात की गई थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो डायरेक्टली मतलब हस्बैंड के डायरेक्टली रिलेशन है उनके ऊपर आप कर सकते हो केस, अगर वो उसके ऊपर मतलब लग रहा है केस, तो अभी ऐसा नहीं कि कुछ भी मन आया वो कर दिया। और जो डिस्टेंस रिलेटिव है वो तभी इम्प्लिकेटेड होगा जब स्पेसिफिक रीज़न होगा उनके पास और स्पेसिफिक एविडेंस होंगे उससे रिलेटेड, केस से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरा केस आता है सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। इस केस में जो
चैलेंज किया जाता है मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A को। इसमें क्या कहा जाता है कि जो कंप्लेंट की गई है वो हरासमेंट के लिए की गई है, एक्यूज के हरासमेंट के लिए, तो यहाँ पे ये चैलेंज किया जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेक्शन 498 वाज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द वुमेन, ना कि इसका मिसयूज़ करने के लिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सेक्शन 498 को हमने किसके वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, ना कि उनके मिसयूज़ के लिए। तो यहाँ पे जो एम्फेसाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्या किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया है बिटवीन जेन्युइन और फ्रिवियलस केस। जो जेन्युइन केस है और जो फ्रिवियलस केस है, झूठे उठे केस है, उनके ऊपर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस कौन सा है, जीवी सिद्धा रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2010 का केस है। इस केस में क्या कहा गया था, इसमें क्या वेग एलिगेशन लगाए गए थे क्रुएल्टी से रिलेटेड। तो इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग्स दी थी, उसमें क्या कहा था कि यहाँ पर जो भी स्पेसिफिक और क्रेडिबल जो एविडेंस है उनको प्रूव करना पड़ेगा क्रुएल्टी से रिलेटेड, ना कि ऐसे कोई भी मन आया उसे आपने आरोप लगा दिए, कोई भी एविडेंस दे दिया, ऐसे नहीं चलेगा। जो स्पेसिफिक और क्रेडिबल होंगे एविडेंस, उन्हीं को हम प्रूव करेंगे एज अ क्रुएल्टी के तौर पर। नेक्स्ट केस प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, 2010 का है। इस केस में भी जो हस्बैंड की फैमिली थी उस पर इम्प्लीशिएट किया गया था सेक्शन 498A को, तो मिसयूज़ हुआ था इसका। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बात की गई थी कि जो लेजिस्लेशन है इसमें चेंजेस करने की क्या ज़रूरत है, इस पर सजेशन मांगे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस केस का सिग्निफिकेंस ये है कि हमें क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है फॉर सेक्शन 498A को हैंडल करने के लिए, उसके बारे में बात की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस है अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था, जो पिटिशनर था उसको क्या अरेस्ट कर लिया था ऑटोमेटिकली विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अंडर द सेक्शन 498A के तहत। तो उसके बारे में फिर के सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग्स क्या दी थी, तो हम देख लेते हैं। अननेसेसरी अरेस्ट नहीं कर सकते, प्रॉपर गाइडलाइन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद पुलिस को क्या सिक अप्रूवल लेना पड़ेगा जब भी आप किसी को अरेस्ट करते हैं, किसी इंडिविजुअल को, किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 498A के अंदर। तो आपको सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेना जरूरी है, ऐसा भी यहाँ पे कह दिया है, क्योंकि मस्ट लगाया है, तो मस्ट आपको लेना ही है, कंपलसरी है। फिर उसके बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनको इंश्योर करना है अरेस्ट ऑफ द कंप्लीट लीगल प्रिंसिपल को, जो लीगल प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि विदाउट लीगल प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, बस अरेस्ट कर लिया किसी को भी, उस तरीके के कोई भी एक्ट नहीं करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2017 का। इस केस में भी क्या है, जो मिसयूज हुआ था सेक्शन 498 का, किसके अगेंस्ट, जो फैमिली मेंबर्स थे, इनोसेंट फैमिली मेंबर, उनके अगेंस्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक फॉर्मेशन करना चाहिए हमें फैमिली वेलफेयर कमेटी का, जो यह रिव्यू करे कि कंप्लेंट सही है या नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर। तो फिर उसके बाद उसको बाद में 2019 में मॉडिफाई भी किया गया। मॉडिफाई क्या किया गया, जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है ये इम्पेड नहीं कर सकती, मतलब किसी भी लीगल प्रोसेस को, मतलब लीगल प्रोसेस में ये अपना दखल अंदाजी नहीं कर सकती, बस ये खाली रिव्यू कर सकती है कि ये सही है या गलत है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, जो राजेश शर्मा का केस था उसके जो फैमिली वेलफेयर कमेटी के बारे में बात की गई थी उसको चैलेंज किया गया था, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्टिंग जेन्युइन विक्टिम्स ऑफ क्रुएल्टी को, मतलब कि इसमें फैमिली वेलफेयर बोर्ड को उसने माना एज ए ऑप्शनल होना चाहिए, और यह नेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए कोई भी केस में इसको गठन के लिए, ठीक है। फैमिली वेलफेयर बोर्ड का टाइम टू टाइम गठन होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसेस किया जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस इसका क्या हुआ, री इन्फोर्स किया गया था इंटेंट ऑफ द सेक्शन 498A टू प्रोटेक्ट द वुमेन वाइल एड्रेसिंग द मिसयूज ऑफ दिस एक्ट। फिर उसका जो लेटेस्ट अभी का जो केस है 2022 का, इसमें क्या जो डॉरी डिमांड की गई थी, जो क्रुएल्टी अंडर की गई थी, किसके अंदर, सेक्शन 498 के अंदर। इसमें क्या था, हरासमेंट किया गया था ओवर द डॉरी डिमांड की गई थी, उसके अकॉर्डिंग हरासमेंट किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद इसमें फाइंडिंग्स क्या क्या आई उसको हम देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कंप्लेंट लेक्ड स्पेसिफिक एविडेंस एंड डिटेल एलिगेशन, जो डिटेल एलिगेशन लगाए गए थे उसमें क्या बहुत सारी कमियां पाई गई थी, एविडेंस में भी कमी पाई गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि जो भी
फैमिली मेम्बर्स है उसके अगेंस्ट कोई ऑम्बिगस एलिगेशन को आप प्रोसिक्यूशन के थ्रू जस्टिफाई नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 498A के तहत, ठीक है। और इसके तहत मतलब क्या किया था, क्वेश्चन कर दी थी एफआईआर को। इस केस का सिग्निफिकेंस ये रहा कि इससे क्या हुआ, प्रोटेक्शन मिला इनोसेंट्स को, जो इनोसेंट्स थे उनको प्रोटेक्शन दिया गया और मिसयूज ऑफ 498 को रोका गया, प्रिवेंट किया गया यहाँ पे। उसके बाद नीड फॉर स्पेसिफिक एविडेंस के बारे में भी बात की गई, मतलब कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है, कोई भी वुमेन है या कोई भी है जो इस पर एलिगेशन लगाता है 498A के तहत, तो उसमें क्या है, स्पेसिफिक एविडेंस होने चाहिए आपके पास। विदाउट स्पेसिफिक और क्रेडिबल एविडेंस नहीं होंगे तो ये प्रोसिक्यूशन अंडर 498 के तहत नहीं हो पाएगा सही से। तो इस तरह से हमने इतने सारे केसेस देखे जो 498A से रिलेटेड हैं। और भी बहुत सारे केसेस होंगे, लेकिन आज हम इतना ही केसेस देख रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पर मैं कुछ आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 के, जो 2019 और 20 के हैं डेटा। उसमें क्या कहा गया था, जो रिपोर्ट फाइल की गई थी, रिपोर्टेड हुए थे केसेस अंडर सेक्शन 498A के तहत कितने हुए थे, 32% जो केस थे वुमेन हरासमेंट से रिलेटेड, और डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो केस थे वो लगभग 32% के आसपास थे। और वहीं पे हम NCRB का रिकॉर्ड देखें, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग हम देखें तो लगभग यह जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कितने 31% के आसपास केसेस रिपोर्टेड किए गए थे। तो ये कुछ डेटा भी है जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, यह भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।